हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव जनन। मानव में किस प्रकार की जनन की प्रक्रिया होती है, मानव जनन की प्रक्रिया को आज हम समझेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शंस है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के बारे में जो आप जानेंगे आज कि जनन किस प्रकार से किस प्रक्रिया से होती है ना। तो मानव स्वयं क्या करती है, अपनी पीढ़ी को बनाने के लिए क्या करती है, जीवों को उत्पन्न करती है। अपनी पीढ़ी को निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, वंश की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए वह क्या करता है, जनन की प्रक्रिया करती है, प्रजनन करती है। जीवों में पाई जाने वाली इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं जी, हम प्रजनन कहते हैं। कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी वे क्या करते हैं, आनुवंशिक लक्षणों को बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए वे अपने समान जीव उत्पन्न करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रजनन कहा जाता है। निरंतरता जो बनाए रखने के साथ साथ जीव प्रजनन के द्वारा अपने आनुवंशिक पदार्थों को, आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करती है, हस्तांतरित करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती जाती है। इस कारण पैदा हुए जो संतान होते हैं जनक के समान लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं, है ना। उनके जो लक्षण होते हैं, जनक के लक्षण वह संतानों में पाई जाती है। उनके जो लक्षण होते हैं जनकों में जो लक्षण पाई जाती है वह संतानों में भी मौजूद होती है। जीवधारियों में होने वाली जो एक अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है, अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे जीवों की क्या होती है, वृद्धि होती है। जीवों की जो प्रजाति है वो आगे बढ़ती जाती है। प्रजनन के पश्चात बना जो जीव होता है वो प्रारंभिक अवस्था में अपने जनक के समान नहीं होता है ना। जब शुरुआती दौर में वह क्या होता है, अपने जनक के समान तो नहीं होता। जब आकार प्रकार अपने जनक के समान छोटा होता है ना। उस समय जब जन्म लेता है वह आकार में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। वह पैदा हुआ जीव विकास वृद्धि और परिपक्वन हुआ द्वारा उनके जो मूल जनक के समान होते जाता है। जब उसमें विकास होता है, जब उसमें वृद्धि होता है और वह परिपक्व हो जाता है, जब तो वह अपने मूल जनक अर्थात जो जन्म देता है उसके समान वह क्या होता है, दिखाई देने लगता है। इसके बाद वह जो नया जीव होता है उसमें प्रजनन में भाग लेकर वह अपनी जाति और वंश की निरंतरता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि स्तनधारियों में किस प्रकार से प्रजनन की प्रक्रिया होती है ना। स्तनधारियों में मनुष्यों में किस प्रकार की प्रजनन की प्रक्रिया चलती है। मनुष्यों में मुख्य रूप से लैंगिक प्रजनन होता है। विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है लैंगिक प्रजनन करने के लिए, है ना। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग कहा जाता है ना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव क्या ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मीन्स जो प्रजनन में भाग लेने वाले जो अंग होंगे उसे प्रजनन अंग कहते हैं। एक जीव के सभी जो प्रजनन अंग को एक साथ प्रजनन तंत्र कहा जाता है। जितने भी उसके प्रजनन में भाग लेने वाले जो अंग होंगे उसे प्रजनन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य स्तनी वर्ग का सबसे अधिक विकसित और प्रमुख जंतु है, ठीक है ना। सबसे विकसित है और प्रमुख मुख्य जंतु है ना। जिसमें एक सामान्य स्तनी के समान प्रजनन होता है। जिस प्रकार स्तनीय जीवधारियों में प्रजनन होता है उसी प्रकार से इसमें प्रजनन होता है। इनकी दोनों जो जनन कोशिकाएं होती हैं वे अलग अलग जीवों के शरीर में बनती हैं। इनमें जो जनन की कोशिकाएं होती हैं वह मौजूदा रूप से वह अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं, है ना। उन जीवों को जिनमें से जो एक नर युग्मक होता है जिसका शुक्राणु, है ना, नर युग्मक जिसे क्या कहते हैं, हम शुक्राणु कहते हैं या स्पर्म कहते हैं। नर या पुरुष, है ना, नर या पुरुष अर्थात मेल, जिसमें मादा युग्मक का जो अंडाणु बनता है, मादा युग्मक से क्या बनता है, जो अंडाणु बनता है, ठीक है, उसे मादा या स्त्री कहते हैं। ठीक है, मादा युग्मक से बनने वाले जो जीव को मादा या तो स्त्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे जीव को जिनमें नर तथा मादा युग्मक अलग अलग शरीरों में बनते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक जब अलग अलग शरीरों में बनते हैं तो उसे एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। हमने इसमें पुष्पीय पादपों में पढ़ा था, है ना। उसी प्रकार से इसमें प्रक्रिया होगी कि जब अलग अलग जीवों में बनना शुरू होगा नर युग्मक और मादा युग्मक तो उसे एक लिंगाश्रयी कहा जाता है। मनुष्य में पुरुष और स्त्री के जनन अंगों, शरीर की लक्षणों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उसकी जो आकार होंगे, जनन अंग होंगे
और शरीर के जो लक्षण होंगे वे मुख्य रूप से उसमें अंतर पाया जाता है। इनके पूर्णतः परिपक्व होने के बाद ही जनन क्रिया में भाग लेते हैं। जब ये पूर्ण रूप से प्रजनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं तभी क्या करते हैं, प्रजनन में भाग लेते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि नर जनन तंत्र किस प्रकार से विकसित होता है। तो नर जनन तंत्र, मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है कई अंगों का बना होता है, ठीक है, वह कई अंगों का बना होता है। इसमें कई पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर नर जनन अंग बनता है, ठीक है ना। तो नर युग्मकों के निर्माण के साथ कुछ लिंग हार्मोन का भी स्त्राव होता है। इनमें लिंग हार्मोन का भी, युग्मक के निर्माण के समय लिंग हार्मोन का भी स्त्राव होता है। नर जनन तंत्र का वह अंग जो शुक्राणु का निर्माण करता है, नर जनन तंत्र जो होता है उसका वह भाग है, वह अंग है जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, उसे, है ना, स्पर्म का जिस जहाँ निर्माण होता है उसे टेस्टिस या तो वृषण कहा जाता है, टेस्टिट या वृषण कहते हैं, ठीक है। यह जो जनन तंत्र होता है मुख्य भाग होता है प्रजनन के लिए, जनन भाग होता है, इस कारण इसे प्राथमिक जनन अंग कहते हैं, ठीक है, इसे प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। इसके वृद्धि, विकास एवं जो कार्य पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। इसकी विकास को, इसकी वृद्धि को और इसकी जो कार्य को नियंत्रण करने वाला जो हार्मोन होता है वह पीयूष ग्रंथि में मौजूद गोनेडोट्रोपिन हार्मोन करता है, नियंत्रण करता है। नर जनन तंत्र के जो शेष अंग न ही शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, ओनली ऑन जो नर जनन तंत्र होता है उसके मुख्य भाग ही क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, अन्य भाग नहीं करते, न ही हार्मोन का स्त्रावण करते हैं, लेकिन प्रजनन में मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं। वो प्रजनन की प्रक्रिया में तो साथ देते हैं लेकिन शुक्राणुओं का निर्माण नहीं करते, हार्मोन का स्त्रावण नहीं करते। इन अंगों को सहायक या द्वितीयक जनन कहते हैं, हाँ, सहायक अंग कहा जाएगा, सहायता प्रदान करने वाले, भूमिका अदा करने वाले, या द्वितीयक जनन अंग भी कहा जाता है, ठीक है। ये मनुष्य का नर जनन अंग का डायग्राम है, ये मनुष्य के जो नर जनन अंग है उसका डायग्राम है। पूर्ण रूप से ये डायग्राम जो बना हुआ है वो मनुष्य के नर जनन अंग का डायग्राम है। इसके बाद हम इसकी डायग्राम्स के बारे में हम चर्चा करते हैं कि मनुष्य के जो अंग हैं, है ना, किन किन से बना हुआ है, किन किन से मिलकर बना हुआ है। तो आइए देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है वृषण या वृषण कोष से मिलकर बना हुआ है। पहला पॉइंट हमारा वृषण या वृषण कोष। तो मनुष्य में शुक्राणुओं के निर्माण के लिए एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, ठीक है, एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि शुक्राणुओं के जब निर्माण करेगा मनुष्य का जो नर जनन तंत्र उसमें क्या पाई जाती है, एक जोड़ी वृषण पाई जाती है जो शरीर के बाह्य त्वचा की एक थैली में दोनों पैरों के बीच क्या होते हैं, शीशन के दोनों तरफ लटके होते हैं, शीशन के दोनों तरफ क्या होते हैं, लटके होते हैं, तो जिसे पेनिस कहा जाता है। उस पेनिस के दोनों साइडों में क्या होते हैं, ये पैरों के बीच में थैली के समान, थैली में दोनों क्या होते हैं, पैक होकर क्या होते हैं, लटके होते हैं। त्वचा की इस थैली को वृषण कोष कहा जाता है ना, जिसे क्या कहा जाता है, वृषण कोष कहा जाता है। क्योंकि शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वह देह गुहा के तापक्रम पर भी नहीं तो पता, बल्कि क्या नहीं हो पाता, लेकिन यह जो देह गुहा होता है ना, तापक्रम पर नहीं हो पाता, जो देह गुहा के तापक्रम पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता, लेकिन जो देह गुहा की जो टेम्परेचर है 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस कम तापक्रम पर बनता है। इस कारण वृषण जो होता है उदर गुहा के बाहर लटका रहता है, उदर गुहा के बाहर क्या होता है, वृषण लटका होता है। जबकि जो भ्रूणीय अवस्था में यह जो उदर होता है उदर गुहा में पाया जाता है। भ्रूणीय अर्थात जो सबसे शुरुआती अवस्था होता है उसमें उदर गुहा के अंदर होता है। आकार में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो वृषण के लगभग जो लंबाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर की होती है और मोटाई कितनी होती है, 1.24 की होती है, और यह जो होती है वह अंडा के आकार की होती है। इस प्रकार से जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड पॉइंट हमारा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो वृषण होते हैं, है ना,
पॉइंट नंबर इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो वृषण और औतिकी की जो हम बात करने वाले हैं ना, उसकी जो औतिकी है तो किस प्रकार से देखते हैं वृषण की औतिकी औसत, है ना। तो रचनात्मक दृष्टि से हम देखें, अगर उसकी रचनात्मक दृष्टि से देखें तो वृषण गोल होता है, अंडाकार होता है। किस प्रकार की रचना है उसको अगर देखें तो वृषण क्या होती है, वृषण क्या होती है, गोल होती है, वह रचनाकार की होती है ना। रचना जो होती है वो गोलांडाकार होती है, जो चारों तरफ से पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा क्या होती है, घिरी होती है, जिसके चारों तरफ क्या होती है, पेरिटोनियम की जो झिल्ली होती है उससे वह क्या होता है, घिरा होता है। ठीक है। इस झिल्ली के अंदर जो वृषण के चारों तरफ तंतुमय संयोजी उत्तक एक आवरण के रूप में पाए जाते हैं। इस झिल्ली के अंदर जो झिल्ली पेरिटोनियम झिल्ली पाई जाती है उसके अंदर वृषण के चारों ओर, है ना, वृषण के चारों तरफ तंतुमय संयोजी उत्तक का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है। मीन्स जो वृषण पाया जाएगा उसके ऊपर संयोजी उत्तक का आवरण बना होता है और पूर्ण रूप से वह पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा रहता है, जिसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नाम से जानते हैं, है ना। जब वृषण किससे, संयोजी उत्तकों के आवरण से घिरा रहेगा और उसमें पेरिटोनियम की जो झिल्ली पाई जाएगी उसके चारों ओर, तब उसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। इस आवरण के अंदर वृषण की जो संयोजी उत्तक क्या होता है, भरा होता है। 400 से लेकर 600 कुंडलियां नलिका पाई जाती है, हाँ, उतनी की 4 कुंडलित नलिका पाई जाती है। इन नलिकाओं को शुक्र जनन नलिका भी कहते हैं। क्या नलिका कहते हैं, शुक्र जनन, जहाँ जहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है उससे पथ से क्या होते हैं, शुक्राणु बाहर निकलती है। इन नलिकाओं के बीच में जो बने खाली स्थान होते हैं उसे रुधिर वाहिका कहते हैं, या तंत्रिका वाहिका या कोशिकांग कहा जाता है ना। ब्लड जिसमें प्रवाहित होती है, रक्त जिसमें प्रवाहित होती है ना, रुधिर वाहिका कहा जाता है। इन कोशिकाओं को एक साथ कहा दिया जाए तो अंतराली कोशिका या लेडिंग्स, अंतराली कोशिका या लेडिंग्स कहा जाता है। ठीक है, अंतराली कोशिका कहा जाएगा, लेडिंग्स कहा जाएगा, या कोशिका कहा जाता है, कोशिकाएं, है ना। ये जो कोशिकाएं होंगी टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है उसके कारण स्रावित होता है। ये कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन नामक लिंग हार्मोन का स्त्रावण करते हैं। यह हार्मोन है जो ये कोशिकाएं क्या करती हैं, इसको स्त्रावित करती हैं, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। जो आकर्षण में से दूसरे लिंग के आकर्षण में क्या करता है, यह मदद करता है। दूसरे लिंग के प्रति जो आकर्षण की जो क्षमता होती है उसको उत्पन्न करती है। दूसरे लिंग है ना, दूसरे लिंग के प्रति क्या होती है, आकर्षण क्षमता को बढ़ाती है, उसके लिए प्रेरित करती है ना, उसके लिए प्रेरित करती है। वृषण में मुख्य रूप से जो शुक्र जनन नलिका में शुक्राणुओं का निर्माण होता है, शुक्र जनन नलिका में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्रत्येक जो शुक्र जनन नलिका होती है वह गोलाकार नली के रूप में होता है, गोलाकार नली के रूप में पाया जाता है, तथा इसकी जो दीवारें होती हैं वह 2 स्तरों की बनी होती है। ठीक है ना। इसकी जो मुख्य दीवार होती है वो 2 स्तरों की बनी होती है। बाहर के स्तर को मेम्ब्रेना प्रोपिया तथा अंदर की ओर की जो एक कोशिकीय स्तर होती है उसे जनन उपकला कहा जाता है। और यह जो प्रक्रिया चलती है जनन उपकला, कोशिका के बीच में कुछ फूली हुई और बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। जनन जो मुख्य रूप से जनन उपकला की कोशिकाओं के बीच में मौजूद होती हैं वे कोशिकाएं बड़ी होती हैं और फूली हुई होती हैं, जिसे एक साथ क्या कहा जाता है, सर्टोली कोशिकाएं कहा जाता है, सर्टोली कोशिका कहा जाता है। ठीक है। ये जो कोशिकाएं होती हैं वे नलिकीय रूप से परिधि की तरफ चौड़ी तथा गुहा की तरफ सक्रिय होती हैं। परिधि की तरफ मुख्य रूप से ये चौड़ी होती हैं और गुहा की तरफ क्या होती हैं, सक्रिय होती हैं। ये कोशिकाएं विकसित होकर शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। ये जब कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं, जो शुक्राणु बनता है उसको पोषण प्रदान करते हैं। शुक्राणु सर्टोली कोशिका के शीर्ष के मध्य पर, है ना, सिरे के जो मध्य में धंसा रहता है। शुक्राणु सर्टोली जो कोशिका होती है उसके सिरे के मध्य में मौजूद होता है, स्थित होता है। ये जो प्रक्रिया चलती है
इस प्रकार से चलती रहती। अगला जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, है ना, ये पॉइंट हमारा क्लियर करते जाते हैं कि इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं क्या, कि जनन एपिथेलियम कोशिका की जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, जनन एपिथेलियम जो कोशिकाएं होती हैं ही क्या होती हैं, विकसित होकर, जो जनन एपिथेलियम जो कोशिका होती है वह विकसित होकर क्या कर लेती है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा कि जनन एपिथेलियम जो कोशिका होगी वह विकसित होकर एक वृद्धि करके, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वह शुक्राणुओं का क्या करता है, निर्माण करता है। इसी कारण जो परिपक्व वृषण होती है ना, जो परिपक्व वृषण होती है वह शुक्र नलिका में शुक्राणु विकास के जो विभिन्न अवस्थाओं को दिखाई जाती है ना। हम शुक्र नली में जो शुक्राणु का विकास होता है उसकी विभिन्न अवस्थाओं को हम देख पाते हैं। नलिका की जो परिधि होती है एक दूसरे से सटे होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोगोनिया कहा जाता है। और जबकि इसके बाद जो स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिक्स के गुच्छे दिखाई देते हैं, है ना, स्पर्मेटिक्स के क्या होते हैं, गुच्छे दिखाई देते हैं। नलिका के केंद्र में जो स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु, नलिका के जो केंद्र में मध्य में शुक्राणु की जो समूहों को स्थित होते हैं, शुक्राणु क्या में समूह में स्थित होते हैं, एक साथ स्थित होते हैं, तो इनके सिर सर्टोली कोशिकाओं में धसे होते हैं। जो इनके सिर होते हैं, शुक्राणु के जो सिर होते हैं वो सर्टोली कोशिका में धसे होते हैं। स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिजोआ ये एक दूसरे से सर्टोली कोशिका के कारण अलग अलग स्थित होते हैं। ये जो सब है ना आपस में हैं, ये कोशिकाएं वे सर्टोली कोशिका के कारण ही क्या होते हैं, एक दूसरे से पृथक पृथक मौजूद होते हैं, स्थित होते हैं। और अब हम देख लेते हैं जो स्तनधारी होते हैं, है ना, स्तनधारियों का जो वृषण होता है शरीर से बाहर तो होता है ना। स्तनधारी का जो वृषण होगा वह शरीर से बाहर तो होता है, लेकिन एक सक्रिय नाल जैसे वक्षम नाल कहा जाता है, एक सक्रिय नली के समान होती है, उसे सक्रिय नली को वक्षण नाल कहा जाता है, के द्वारा वे गुहा से जुड़े होते हैं। जो उसका वृषण होता है बाहरी लटकता तो रहता है, लेकिन एक वक्षण नाल के द्वारा क्या होते हैं, वह गुहा से जुड़ा होता है। वृषण इसी नाल से वृषण कोश के ऊपर उठकर प्रवेश कर जाता है ना। वृषण कोश में क्या करता है, इसी नाल के माध्यम से प्रवेश करता है। प्रत्येक वृषण का जो पश्च भाग होता है, वृषण का जो पिछला वाला भाग होता है, लचीला तंतु समूहों द्वारा वृषण कोश से क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, जो वृषण का होता है वह क्या, जो पिछला भाग, जो सबसे निचला भाग होगा वह लचीला होगा, लचीले समूहों से बना होगा, वृषण कोश से जुड़ा होगा, जिन्हें गुबरनाकुलम कहते हैं। गुबरनाकुलम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुबरनाकुलम कहते हैं। किसे कहते हैं कि जो वृषण की पश्च भाग होगी वह लचीले होगी और तंतु के समूहों से बनी होगी और वृषण कोश से जुड़ा होगा, जिसे गुबरनाकुलम कहते हैं। वृषण के अग्र सिरे से भी एक तंतु निकलती है ना, एक तंतु मौजूद होती है, एक पट्टी बनती है, उदर गुहा के पृष्ठ दीवार से जुड़ी होती है। यह उदर गुहा जो होती है उसके पृष्ठ दीवार से जुड़ी होती है। स्पर्मेटिड धमनियाँ, सिराएं, तंत्रिकाएं, स्पर्मेटिड धमनियाँ, सिराएं, तंत्रिकाएं इस पट्टी के साथ स्थित होते हैं, मौजूद होते हैं। इन सब को एक साथ वृषण रज्जु के नाम से जाना जाता है ना। एक साथ जब ये एक पट्टी में स्थित होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, वृषण रज्जु कहा जाता है। और वृषण की गुहा ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर धंस जाने के कारण जो वृषण की गुहा होती है ट्यूबियनिका, है ना, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर धंस जाने के कारण 15 से 20 छोटे छोटे पिंडों में क्या होती है, बढ़ जाती है। जब वह ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर धंसती है वृषण की गुहा, तो वह 15 से लेकर 20 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बटी रहती है। ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है वह किस प्रकार का पॉइंट है, वह है अधिवृषण। अधिवृषण और क्या है, अधिवृषण के जो एक मुख्य पॉइंट है अधिवृषण, है ना, अधिवृषण। अधिवृषण क्या है, तो वृषण की जो प्रत्येक वृषण में, है ना, प्रत्येक शुक्र जनन जो नलिका होती है से
एक एक पतली नली निकलती है। शुक्रजनन नली से क्या होती है, एक एक पतली नली निकलना शुरू होती है, जिसे वास या तो वास इफ्रेंसिया कहा जाता है, जिसे वास इफ्रेंसिया के नाम से जानते हैं। कि शुक्रजनन की जो नलिका होती है उससे एक एक पतली नली निकलना शुरू कर लेती है, तो उसे वास इफ्रेंसिया कहते हैं। सभी वास इफ्रेंसिया वृषण के से बाहर आकर एक जाल बनाती है ना। जो वास इफ्रेंसिया होती है वृषण से बाहर आने के बाद एक जाल का निर्माण कर लेती है, एक जाल बना लेती है, जिसे वृषण जाल कहा जाता है, जिसे वृषण जाल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वृषण जाल कहा जाता है। और इस वृषण जाल से एक मोटी कुंडलित नली निकलती है, जिसे है ना कुंडली बनाती हुई एक नली निकलती है। कुंडली से बनाते हुए, जिस प्रकार है ना सांप कुंडली लगाती है, उसी प्रकार से कुंडली बनाते हुए एक नली निकलती है वृषण जाल से। तो वह जो वृषण जाल से निकली हुई नली मोटी होती है और उसे क्या कहते हैं, अधिवृषण के नाम से जाना जाता है। इसका अंतिम सिरा सकरा होकर शुक्रवाहिनी है ना, इसका जो अंतिम सिरा होता है किसका, अधिवृषण का अंतिम सिरा सकरा होकर शुक्रवाहिनी बनाता है। ठीक है ना, अधिवृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संग्रहण होता है। अधिवृषण के जो अंदर होता है शुक्रवाहिनियों का क्या होता है, परिपक्वन होता है, वहीं पे परिपक्व होते हैं और वहीं पे उनका क्या होता है, संग्रहण होता है, एकत्रीकरण होता है। भ्रूणीय विकास के समय जो वृषण होती है, भ्रूण के विकास के समय जो वृषण होती है वह उदर गुहा में वृक्क के पास स्थित होती है। भ्रूण का जब विकास चलता रहता है उस समय जो वृषण होती है वह उदर गुहा के में स्थित जो वृषण पाया जाता है उसके पास मौजूद होता है। लेकिन उदर गुहा पीछे की ओर विकसित होकर दो थैलियां वृषण पोष बना लेता है। उस समय क्या, जो उदर गुहा के पीछे मौजूद विकसित हो रहे क्या वृषण, वे दो थैलियों के रूप में बना लेते हैं, जिसे वृषण पोष बना होता है ना, जो वृषण पोष बना होता है। ठीक है, और इसके बाद जो वृषण की जो कुछ भाग होती हैं वे साथ में क्या कर लेते हैं, वृषण पोष में चला जाता है। वृश्चिकों का यही भाग जो होता है वह अधिवृषण बनाता है। बाद में उदर गुहा वृषण पोष है ना, वृषण कोशों को जोड़ने वाली जो होती है मार्ग होता है वह सकरा हो जाता है और वक्षनाल बना लेता है। इस प्रकार से जो अधिवृषण होती है वह लगभग 6 मीटर लंबी कुंडलित नलिका बनाती है। इस प्रकार से अधिवृषण की जो ये पॉइंट थी वह होती है समाप्त। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है शुक्रवाहिनी का, शुक्रवाहिका है ना। शुक्रवाहिका यह लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। इसकी जो शुक्रवाहिका होती है वह जो नली बनती है वह 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, जो प्रत्येक तरफ से जो अधिवृषण के रूप में शुरू होती है ना, प्रत्येक तरफ से अधिवृषण के रूप में ही शुरू होती है तथा वक्षण नाल से शुरू होते हुए यह उदर गुहा में आ जाती है। अधिवृषण से शुरू होती है और वक्षण नाल से गुजरते हुए उदर गुहा में पहुंच जाती है तथा अपने अपने तरफ से शुक्राशय में खुल जाती है। वे अलग अलग जगहों से शुक्राशय में क्या होती है, मिलकर खुल जाती है और शुक्रवाहिनियाँ शुक्राणुओं को अधिवृषण में शुक्राशय में ले जाती है। जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं वह शुक्राणुओं को अधिवृषण से होते हुए गुजारते हुए शुक्राशय में पहुंचा देती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा अधिवृषण और शुक्र वाहिनियाँ तथा वृषण कोश। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह चौथा नंबर है शुक्राशय। शुक्राशय के बारे में हम पढ़ते हैं। शुक्राशय मुख्य मनुष्य के एक जोड़ी पतली मांसल दीवार से बनी क्या होती है, लगभग 4 सेंटीमीटर लंबे थैली के समान जो रचना पाई जाती है उसे शुक्राशय कहा जाता है ना। मनुष्य में एक पतली मांसल जो दीवार के बनी होती है 4 से 4 सेंटीमीटर लंबी थैली के समान रचना पाई जाती है, शुक्राशय कहा जाता है। ये जो पॉइंट है हमने पढ़ा ये प्रोटेस्टी ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है और इसकी जो दीवार होती है आंतरिक स्तर की कोशिकाएं एक चिपचिपा पदार्थ का स्त्रावण करती हैं। इसकी जो आंतरिक स्तर होती है, इसकी कोशिकाएं आंतरिक स्तर में मौजूद जो कोशिका होती है वह चिपचिपा पदार्थ को स्त्रावित करती है, जो शुक्राणुओं को पोषण
प्रदान करती है। जो स्रावित होती है चिपचिपा पदार्थ वह शुक्राणुओं का पोषण बनती है। इस द्रव में अमीनो अम्ल, शर्करा तथा कुछ विटामिन मौजूद होते हैं। ये जो द्रव होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, उसमें अमीनो अम्ल, शुक्रा और शर्करा तथा कुछ जो विटामिन मौजूद होते हैं। शुक्राशय द्वारा जो स्रावित द्रव होती है वह स्खलित वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। जो वीर्य बनती है, जो स्पर्म बनती है, जो वीर्य बनती है, उसका मुख्य रूप से स्खलित करने के बाद जो मुख्य रूप से भाग बनती है उसका बहुत कम या तो अधिकांश भाग क्या करता है, वह निर्मित करता है। दोनों ओर जो शुक्राशय मिलकर एक संयुक्त छोटी नली बना लेते हैं। दोनों ओर की जो शुक्राशय नली होते हैं आपस में मिलकर एक संयुक्त नली बना लेते हैं, जिसे स्खलन वाहिनी कहते हैं। स्खलन वाहिनी कहते हैं, जिसमें स्खलन से वीर्य क्या होती बाहर निकलती है, जो प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए मूत्राशय मूत्र मार्ग से खुलती है। जो प्रोस्टेट है ना, ग्रंथि से जुड़ी हुई मूत्र मार्ग में ज्वाइंट रहती है, जुड़ी रहती है, वहाँ खुलती है। शुक्राशय से शुक्राणुओं की जो मूत्र मार्ग में पहुंचा जाता है। शुक्राशय, अब शुक्राशय से क्या हो रही है, शुक्राणु जो होते हैं अब मूत्र मार्ग पर पहुंचे जाते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वह है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग क्या है कि मूत्र मार्ग वह वास्तव में एक ऐसी पेशीय नालिका है ना, पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया चलती है उसको संपूर्ण करती है और सीसन के शीर्ष पर खुलती है। सीसन की जो मुख्य शीर्ष होता है उसके अग्रभाग पर क्या होती है, यह मूत्राशय मूत्र मार्ग खुलती है। किंतु राह में जो इसके इनमें शुक्राशय से स्खलन नलिका भी आकर मिलती है ना। इस सीसन से क्या होती है, जो शुक्राशय की जो स्खलन नलिका होती है वह आपस में मिली होती है, जुड़ी होती है। इस कारण यह जो मूत्र त्यागने के अलावा मैथुन के समय भी वीर्य का स्खलन का कार्य करता है। मूत्र का त्यागने के साथ साथ स्खलन का भी कार्य करता है, वीर्य निकालने का भी काम करता है, वीर्य का स्खलन करने का मुख्य कार्य भी करता है ना। मूत्र त्यागने के साथ साथ स्खलन का भी कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा सीसन और यह जो पॉइंट है वह देख लीजिए। यह नर का बाह्य जनन अंग है जो विशेष प्रकार से स्पंजी उत्तकों से बना होता है। एक विशेष अंग है जो स्पंजी उत्तकों से मिलकर बना होता है। इसके बीच में यूरेथ्रा स्थित होती है, इसकी जो ऊपरी फूला सिरा होता है वो सीसन मुंड कहलाता है। इसके जो फूला सिरा होता है ऊपर में उसे सीसन मुंड कहते हैं। बहुत अधिक संश्लेषित संवेदनशील होती है, यह बहुत अधिक ही संवेदनशील होती है। यह उद्दीप्त होकर प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा मैथुन की इच्छा पैदा कर देती है ना। इसके द्वारा ये संवेदनशील होने के कारण यह प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा है ना, आकर्षण के द्वारा मैथुन की इच्छा पैदा करके वह क्या कर लेती है, स्खलन की प्रक्रिया शुरू कर लेती है। सीसन मुंड स्पर्श होने पर उद्दीप्त मेरुरज्जु को ले जाता है ना। सीसन को स्पर्श करने पर उद्दीप्त मेरुरज्जु को ले जाता है, अर्थात उसका कनेक्शन मेरुरज्जु से होता है, सीधे माइंड से मेरुरज्जु से होता है, जो धमनी शिराओं को उत्तेजित कर देता है। फलतः सीसन कड़ा हो जाता है। जब उसमें ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती जाती है तो शिरा कड़ा हो जाता है, कठोर हो जाता है। आंतरिक संरचना की दृष्टि से इसकी जो स्पंजी रचना होती है वे खाली स्थानों में धमनी और शिराओं का एक जाल बिछा होता है। जो वह स्पंजी रूप से पाया जाता है उसमें धमनी और शिराओं का जाल बिछा होता है। उत्तेजना के समय जो धमनी के द्वारा रक्त आकर खाली स्थान में भर जाती है, जिससे वे क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है ना। अपनी स्थिति में पूर्वावस्था में नहीं लौटता, वह क्या हो जाता है, जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन तेज गति से होने लगती है खाली स्थानों में, जब रिक्त स्थानों में ब्लड क्या होते हैं, भर जाते हैं, जो अपने आप क्या हो जाता है, वहाँ खड़ा हो जाता है। जब यह रक्त शिराओं द्वारा वापस चला जाता है ना, धमनी द्वारा वह आती है, वहाँ खाली स्थानों में भरती है, लेकिन जब वह क्या होती है, शिराओं द्वारा वापस चली जाती है तो सीसन सामान्य अवस्था में वापस लौट आता है ना। सामान्यतः स्थिति जो होती है वह लगभग 9 सेंटीमीटर
की लंबाई होती है। सामान्य जो लंबाई होती है वो 9 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन उत्तेजना की जो स्थिति में होती है वो 14 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकती है। ठीक है। शीशन के ऊपर की जो त्वचा होती है वह शीशन मुंड के ऊपर एक दोहरे आवरण के रूप में चढ़ी होती है ना। शीशन की ऊपरी जो त्वचा होती है, शीशन के ऊपर में एक त्वचा होती है और शीशन मुंड में स्थित एक त्वचा के साथ साथ वह दोहरे आवरण में चढ़ी होती है, घिरी होती है, जिसे शीशन अग्रछत कहा जाता है ना। शीशन अग्रछत कहा जाता है। उस त्वचा की जो दोहरी परत होती है शीशन अग्रछत कहा जाता है। शीशन शुक्राणुओं सहित वीर्य को मादा जनन अंग में पहुंचाने का भी कार्य करता है। शीशन द्वारा जो शुक्राणुओं को बाहर निकालने के साथ साथ जो वीर्य होती है उसे वीर्य के साथ साथ मादा जनन अंग में पहुंचाने का भी मुख्य भूमिका निभाती है। इसकी जो मुख्य अंतिम पॉइंट है, पुरःस्थित या काउपर्स ग्रंथियाँ, जहाँ पर जो स्खलन नलिका यूरेथ्रा से खुलती है और यूरेथ्रा से खुलती हुई मुख्य रूप से वहाँ पर यूरेथ्रा के चारों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है ना। यूरेथ्रा के चारों तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे पुरःस्थित ग्रंथि कहा जाता है। पुरःस्थित ग्रंथि कहा जाता है और इससे जो अनेक सूक्ष्म नलिकाएं निकलती हैं वे यूरेथ्रा से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जुड़े होते हैं और इसके स्त्राव को यूरेथ्रा में पहुंचा दिया जाता है। जो स्त्राव करता है वह यूरेथ्रा में क्या होता है, नली के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। यह ग्रंथि पतले दूध के समान एक द्रव का स्त्रावण कर लेता है ना। दूध के समान क्या करता है, एक द्रव का स्त्रावण करता है, बाहर निकालता है, जो वीर्य का 15 से 30% भाग बनाता है। वीर्य का 15 से 30% तक की भाग होता है उसको बनाता है। यह शुक्राणुओं को तैरने के लिए माध्यम प्रदान करता है ना। ये जो दूध वाला जो द्रव होता है, दूध का जो सामान्य रूप से भाग होता है वह उसमें 15 से लेकर 30% तक क्या होती है, वीर्य मौजूद होता है, भाग बनाता है और शुक्राणुओं को तैरने में मदद करता है। वीर्य की विशिष्ट जो ग्रंथ होता है, गंध होती है ना, उस द्रव के कारण होती है। वीर्य की जो गंध होती है उस द्रव के कारण होता है। दूध के समान जो द्रव स्त्रावित होता है उसके कारण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे मूत्र मार्ग के दोनों तरफ मटर के दाने के आकार की जो एक ग्रंथि पाई जाती है ना। मूत्र मार्ग के दोनों तरफ मटर के दाने के समान एक ग्रंथि पाई जाती है। यह भी एक प्रकार की क्षारीय द्रव को स्त्रावित करता है, जो सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा यूरेथ्रा में जाकर शुक्र द्रव को गाढ़ेपन को कम कर देता है ना। सूक्ष्म नलिकाओं में यूरेथ्रा जब जाकर जो शुक्र की जो द्रव होती हैं उसे गाढ़ापन होती है उसको कम कर देता है। मूत्र मार्ग को जीवाणुविहीन बनाता है ना। और वह क्या करता है, मूत्र मार्ग में मौजूद जो जीवाणु होता है उसको नष्ट कर देता है ना। यह प्रक्रिया संपन्न होती है। वृषण की जो प्रक्रिया चली है ना, नर जनन अंग की जो बनने की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से वह बनती है और अपने वीर्य को किस प्रकार से बाहर स्खलित करती है, यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से हमने पढ़ा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।